नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात बिहार की कर लेते हैं, जहां पर नॉमिनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान जारी है। चाहे महागठबंधन हो या एनडीए गठबंधन, शांत कहीं भी नहीं है। महागठबंधन में खटपट थोड़ी ज़्यादा है, तो एनडीए में भी कम नहीं है। बात हम शुरुआत करते हैं चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जेडीयू और चिराग पासवान, इनके बीच क्या चल रहा है यहीं से। हमारे साथ प्रभात जी हैं, हमारे सीनियर। प्रभात रोज जी। की तरह मेनका मैं भी हूँ आपके साथ। और जो चर्चा चल रही है जी। भाई, देखिए, फर्स्ट फेज के नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 दिन और बचा है। आज 15 बिल्कुल। तारीख है, दोपहर 1-2 ढाई बज रहे हैं, समय निकल रहा है आज का। कल और परसों मतलब 16 और 17 तारीख, ये 2 दिन बच रहे हैं फर्स्ट फेज के लिए। लेकिन अभी तक सीट एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है, लेकिन कौन सी सीट, नंबर ऑफ सीट्स तो क्लियर हो गए हैं, लेकिन कौन सी सीट, इस पर अभी कुछ रसाकसी घटक दलों में जारी है, खास तौर पे चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। और महागठबंधन में तो अभी तक नंबर ऑफ जेडीयू और सीट्स भी चिराग नहीं पासवान में भी है। लगभग जेडीयू और 7 चिराग में भी सीटें है। हैं, जिन देखिए, पर दोनों फंसे मतलब हुए हैं। जेडीयू ने आज अपने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। जेडीयू को कुल 101 सीटों पर लड़ना है। उनमें से 4 ऐसी सीटें हैं जो आज 57 की लिस्ट आई, जिनमें 4 ऐसी सीटें हैं जिस पे कि चिराग भी दावा कर रहे हैं। चिराग का कहना था कि ये चारों सीट मुझे मिलनी चाहिए। उसमें सोनबरसा, सहरसा की सोनबरसा सीट है, गायघाट है पटना डिस्ट्रिक्ट की, राजगीर है और जी। एकमा सीट। इसमें और यहाँ पे चारों पे जेडीयू ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। मोरवा भी उनमें से। हाँ, गायघाट की सीट ऐसी है जो कोमल सिंह, जिनको टिकट दिया गया है, वो एलजेपी की सांसद, चिराग की पार्टी की सांसद वीणा देवी की बेटी हैं, कोमल सिंह। उनको जेडीयू ने टिकट दिया है। वहां से चिराग अपना दावा कर तो रहे यहाँ थे। ट्रैप में फंस गए। बिल्कुल ट्रैप परिवार है, की ही एक लड़की है, को जेडीयू के उतार दिया सिंबल पर भाई। चुनाव वो में। चिराग चाह रहे थे उनको कि वो गायघाट सीट मिल जाए, वहाँ पे वो अपने कैंडिडेट दें। वैसे ही सोनबरसा था, वैसे ही राजगीर है, वैसे ही एकमा आपसे है। प्रभात जी जानना चाहूंगी, वीणा सिंह जो कि एलजेपी से वहाँ सांसद सांसद हैं। हैं, उनकी बेटी को जेडीयू ने जेडीयू टिकट ने दिया टिकट विधायकी लड़ने के लिए। बिल्कुल। क्या बेटी और माँ में मिलकर ये फैसला हुआ पॉलिटिकल, या ऑब्वियस वहाँ सी पर बात भी है। कुछ देखिए, खटपट ऐसा है? ऐसा ऐसा नहीं है कि माँ को जानकारी नहीं होगी या माँ की सहमति नहीं होगी। भाई, ये भी कहा जा रहा है कि चिराग खुद चाह रहे थे कि कोमल सिंह को वो गायघाट सीट दें, लेकिन एलजेपी के लेकिन टिकट पर। एलजेपी के टिकट पे। हाँ। और यहाँ पे जेडीयू ने कोमल सिंह का नाम डाल दिया अपनी लिस्ट में। कोमल सिंह नया चेहरा होंगी जेडीयू के लिए। वैसे ही जो 57 कैंडिडेट्स आए हैं, इनमें से आप 5 मंत्री हैं। हालांकि नीतीश ने कुछ विधायकों के टिकट काटे भी हैं। उसमें कहा जा रहा है कि वो नंबर 10 है जो कि 10 के करीब हैं। हाँ। 10 तो बीजेपी ने क्लियर अपने उम्मीदवारों हटा में से दिया। हटाया है, अपने सिटिंग विधायकों को। और आप उसमें देखिए कि 5 मंत्री को उधर से टिकट दिया है जेडीयू ने। बीजेपी ने अपने कोटे के 5 मंत्रियों के टिकट काटे हैं। जो 10 टिकट काटे हैं बीजेपी ने, उनमें से 5 मंत्री हैं, सिटिंग मंत्री थे अभी, जिनके टिकट बीजेपी ने काटे। बीजेपी ने 71 अनाउंस कर दिया, इन्होंने 57 कर दिया है। अभी अब सेकंड फेज वाली सीटों के कुछ कैंडिडेट्स बाकी हैं जो सेकंड फेज में आएंगे। आप जो कह रही थी उपेंद्र कुशवाहा जी की, बिल्कुल, मैं उन्हीं पर लाना चाह रही थी, तो क्योंकि अभी उपेंद्र उनकी कुशवाहा चर्चा बहुत ज्यादा महुआ है। की सीट को अमित लेकर अड़े शाह हुए के साथ हैं। उनकी लंबी मुलाकात हो गई। मुलाकात हुई है। नित्यानंद राय लगातार सबसे बातचीत कर रहे हैं, वो भी देखिए, बैठक में थे। इस पूरे सीट बंटवारे में एनडीए में सबसे अहम भूमिका बीजेपी की तरफ से निभा रहे हैं नित्यानंद राय। चिराग को भी मनाना था, नित्यानंद राय सबसे अहम भूमिका में थे। धर्मेंद्र प्रधान के संपर्क में थे वो, और जो बीजेपी का संदेश होता था और जो चिराग का संदेश आता था, इन दोनों के बीच ब्रिज का काम कर रहे थे नित्यानंद राय। तो कल पूरी रात बैठक हुई, उसके बाद भी बीजेपी के नेता नित्यानंद राय ये सभी कुशवाहा को मना नहीं पाए। फिर आज दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात होती है। देखिए, और उसके कुशवाहा बाद की अपनी जिद है, एक जिद। कुशवाहा की जिद है यही, जो अभी महुआ चिराग सीट। वाली जिद है ना कि 4 सीट ये हमें दे दीजिए, ये हमारा यहाँ पे मतलब हमारे विनिंग के चांसेस ज़्यादा हैं और ये हमारी अपनी सीट है। वैसे ही महुआ सीट को लेके उपेंद्र कुशवाहा का अपना दावा है। आखिर ऐसा क्या है वहाँ पर? महुआ सीट का जो कास्ट कॉम्बिनेशन और जो इक्वेशन है, आप उसको अगर देखें तो वो मुफीद बैठता है उपेंद्र कुशवाहा के लिए।
और उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद भी है कि महुआ सीट से उनको कुछ फायदा मिलेगा, इसलिए वो चिराग पासवान को लेकर जी सिर्फ जेडीयू या फिर उपेंद्र कुशवाहा नहीं, बीजेपी में भी कुछ नेता हैं जो थोड़े नाराजगी वाले तेवर दिखा रहे हैं। आखिर चिराग पासवान ने क्या सच में इतना डोमिनेट कर दिया या जी उनकी बातों को देखिए इतना नहीं, मान लिया गया? आप ये देखिए कि पिछली बार जो चिराग गठबंधन से बाहर थे, हाँ। 2020 में वो किसी गठबंधन में नहीं थे। उन्होंने अलग चुनाव लड़ा था और उसके हिसाब से ही परफॉर्मेंस उनका था कि बिल्कुल मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है कि शायद एक सीट थी उनकी उन्होंने या जीरो थी। इस बार अचानक से आने गठबंधन में आए आप 24 चुनाव से पहले, 24 में भी आपको अपनी कंडीशंस के हिसाब पे 5-6 सीटें आपको दी गई थी लड़ने को, उसमें से 5 आपने जीती हैं और उसी इक्वेशन पे इन्होंने कहा कि भाई 5 लोकसभा की सीटें हैं, ऑन एन एवरेज 6 सीट जो है पर विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, तो 6 पंचे 30 का हिसाब था, 29 बीजेपी ने उनको दिया। अब चिराग का डोमिनेटिंग फैक्टर कह लीजिए इसको कि भाई चिराग अपने कंडीशंस को मनवाने में सफल हो गए। और तो दर्द तो होगा ही, एक उन्हें बिल्कुल। गठबंधन में 29 सीटें मिल जाती हैं और दूसरा उनके मनमाफिक सीटों को लेकर दूसरे दलों को समझाया जा रहा है कि ठीक समझाया जा रहा है, है। जो सीट चिराग बिल्कुल। चाहते हैं उन्हें दे दें। दे ये देखिए बीजेपी किसी भी कीमत पे अपना स्ट्राइक रेट और अपना पर्सनल, मतलब बीजेपी का स्ट्राइक रेट और एनडीए का स्ट्राइक रेट, बीजेपी इन दोनों को बढ़ाना चाहती है। तो ये फैक्टर जहाँ भी बीजेपी को लग रहा है कि यहाँ विनिंग के चांसेस इस पार्टी के ज़्यादा हो सकते हैं, जेडीयू के हो सकते हैं, चिराग के हो सकते हैं, एलजेपी के या उपेंद्र कुशवाहा के हो सकते हैं, तो बीजेपी ने इस हिसाब से सीटों का बंटवारा तय किया है। दूसरा एक जो बीजेपी में के अंदरूनी वाला जो सवाल आपने पूछा ना, कि आप अगर देखें कि चिराग और बीजेपी के बीच में सिर्फ 2 लोगों की बातचीत हो रही है, नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान। और इधर अमित शाह, और इधर अमित शाह तो भाई बीजेपी की तरफ से ही हैं और बीजेपी के लिए, मतलब अमित शाह का फैसला मतलब बीजेपी का फैसला है। तो बिहार के जो लोकल बीजेपी लीडर्स जो चाह रहे थे कि ये भूमिका उनको निभाने को मिले कि भाई चिराग को निगोशिएट करना है, चिराग को डिक्टेट करना है, चिराग को मनाना है, उनकी भूमिका हो, तो वो लोकल लीडरशिप में मतलब किसी की नहीं आई। ना दिलीप जायसवाल की आई, ना मंगल पांडे की आई, ना सम्राट चौधरी की आई, ना विजय सिन्हा की आई। ये सारे लोग अपने इंडिविजुअल उसके लिए करते रहे, उनको बीजेपी ने आने ही नहीं दिया। बीजेपी का बहुत क्लियर मैसेज था सेंट्रल लीडरशिप का कि जो भी बातचीत होगी चिराग से या उपेंद्र कुशवाहा से या मांझी से, वो नित्यानंद राय करेंगे और उनके ऊपर धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, और अगर इन दोनों से भी नहीं हो रहा है तो फिर अमित शाह उसमें इंटरवीन करेंगे। ठीक है, ये मैसेज तो सभी राज्यों में रहा है, जहां भी विधानसभा चुनाव वहां पर प्रभारी तय किए जाते हैं, प्रभारियों के ही हिसाब से काम होता और है। ये आप अगर देखें कि ये बीजेपी का डिसिप्लिन है और यही डिसिप्लिन जो है बाकी मतलब दूसरे अपोजिशन के गठबंधन में, महागठबंधन में नहीं है, तो उसका नतीजा आप देख लीजिए कि 2 दिन बचे हैं और अभी तक सीटों का बंटवारा तय नहीं हुआ है। महागठबंधन का भविष्य क्या होगा ये भी बताइए, मतलब लोग परेशान हैं कि कुछ तो हो। सीटों का बंटवारा तो होगा। तेजस्वी ने अपना नॉमिनेशन कर लिया, आरजेडी ने अपनी लिस्ट तैयार कर ली है पूरी, और वो किसी भी वक्त जारी कर लें टाइप की चीज है। कहानी वो क्या है, लालू जी ने अपने मनपसंद लोगों को सिंबल बांट दिए और तेजस्वी ने वापस ले लिए। ये तमाम तरह की चीजें हैं भाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि नॉमिनेशन की तैयारी अचानक से 1 घंटे में नहीं हो सकती। आपने किसी ना किसी को इंडिकेट किया होगा, सपोज कीजिए कि आप ही को कहा जाए, तो आप 1 घंटे में थोड़ी तैयारी कर लेंगे कि भाई मुझे आज नॉमिनेशन करना है, राघोपुर से करना है, महुआ से करना है, गायघाट से करना है, राजगीर से करना है, जहाँ से भी करना है, आपको उसके लिए प्रॉपर समय चाहिए होता है। तो आपने 1-2 कैंडिडेट्स को इंडिकेट कर दिया कि भाई आप भी तैयारी कर लीजिए, आप भी कर लीजिए, सिंबल लास्ट टाइम में जिसको मिलेगा वो जाके करेगा। अब आप अगर ये देखें कि महागठबंधन में परसों हम लोग बैठे थे ना, परसों तेजस्वी की मीटिंग तय थी कि राहुल गांधी से मीटिंग होगी, दिल्ली में होगी। राहुल गांधी से मुलाकात नहीं हुई उनकी, इलेक्शन वो के केसी वेणुगोपाल से मिले, बातचीत जो भी हुई सोर्सेज के हवाले से तेजस्वी संतुष्ट नहीं हुए, ना कांग्रेस झुकने को तैयार हुई।
तेजस्वी निकले, दिल्ली से पटना चले गए। इलेक्शन के वक्त में पटना से दिल्ली आता है और एक पार्टी का चेहरा जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, बिल्कुल। दावे हैं, और साथ ही वो पूर्व मुख्यमंत्री है, वो पार्टी आपको पूरे एक और गठबंधन चीज उसके आगे बताऊं, एक पीछे और उससे चीज नहीं मिल रहे हैं राहुल। बताऊं मेनका कि सोर्सेज बता रहे हैं कि कल भी रात को पटना में कांग्रेस के लीडर्स और तेजस्वी के बीच बैठक हुई है। कल की बैठक में भी तेजस्वी गुस्से में आके निकल आए, बैठक कंप्लीट नहीं हुई और बात जहां थी वहीं अड़ी रही। देखिए अब यहाँ पर कांग्रेस ने एक 70 सीटें डिमांड की थी, हाँ। आरजेडी उनको 55 देने को तैयार है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम सीटों पर समझौता नहीं करेंगे, बहुत डाउन होंगे तो 60 से 65 के बीच कहीं फाइनल करेंगे। कांग्रेस का एक दूसरा तर्क भी है, कांग्रेस का एक तर्क ये भी है कि उनको जो भी सीटें ऑफर कर रहे हैं तेजस्वी, उनमें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों की सीटें हैं। कांग्रेस कह रही है कि ग्रामीण इलाकों के साथ साथ उसमें रेशियो कुछ शहरी सीटों का भी होना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है। तेजस्वी देने को तैयार नहीं है। तेजस्वी वो सीटें अपने लिए रख रहे हैं या जो गठबंधन के बाकी अलाइज हैं उनके लिए रख रहे हैं। देखिए ये कांग्रेस मांगने यही और न मांगने वाली बात है, लेकिन जो बिल्कुल। लालू प्रसाद यादव उनके वक्त में कांग्रेस को वो तवज्जो नहीं देते थे, एक लिमिट तक ही गठबंधन में तवज्जो दी जाती थी, और जब भी बिहार की बात होती थी, कांग्रेस और आरजेडी की बात होती थी, आरजेडी हमेशा अपर हैंड पर रही, कांग्रेस को उन्होंने डोमिनेट करके रखा, और शायद यही वजह है कि इस बार तेजस्वी जितना झुकने की कोशिश कर रहे हैं, लालू प्रसाद ये पसंद नहीं आ रही उनकी बात। आरजेडी ना अब वो लालू वाली आरजेडी है, आरजेडी अब तो नए चेहरे के साथ है ना, तेजस्वी की आरजेडी है। तेजस्वी अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं आरजेडी को, और कभी कभी तो मुझे लगता है कि 2017 में जो समाजवादी पार्टी का जो खेल हुआ था, 2017 विधानसभा चुनाव से पहले, आपको याद होगा दिसंबर 2016 जनवरी 2017 समाजवादी पार्टी के लिए वो 1-1.5 महीने का समय बड़ा क्रूशियल था, बहुत कठिन था। अखिलेश और मुलायम, शिवपाल, रामगोपाल, ये पारिवारिक जो ड्रामा था, बिल्कुल मंच पर वैसा ही कहीं अखिलेश ने खुद को अध्यक्ष घोषित कर दिया था। वैसा ही कहीं आरजेडी में ना हो जाए। लोग कह भी रहे हैं जिस हिसाब से कि लालू सिंबल दे रहे हैं, तेजस्वी वापस ले रहे हैं, उधर तेज प्रताप ने एक अलग खेमा बना के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। महुआ सीट पे इनकी भी नज़र थी, तेज प्रताप की कि महुआ से ही लड़ेंगे, क्योंकि राजनीतिक पारी की शुरुआत वहीं हुई थी। आप ये सोचिए कि महुआ सीट कितनी हॉट सीट है कि आरजेडी चाह रही है कि उनका कैंडिडेट होगा, तेज प्रताप उनके एक फ्रैक्शन है, वो खुद लड़ने को तैयार हैं, रामविलास एलजेपी के चिराग कह रहे हैं कि वो हमें मिलनी चाहिए, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि वो हमें मिलनी चाहिए। एक महुआ सीट की लड़ाई में ये 4 अलग अलग दोनों खेमे से महुआ का बहुत रोल है। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़ में महुआ फल पर उगता पेड़ पर उगता है, एक फल है जिसका इस्तेमाल होता है अचार बनाने में, चटनी बनाने में, और महुआ से बहुत तरह की चीजें बनती हैं। देसी शराब भी बनती है। और जो सबसे ज्यादा चर्चा होती है देसी शराब की, तो महुआ की जो मादकता है इन सभी राजनीतिक दलों को परेशान किए हुए है, ऐसा लग रहा है। तो महुआ को लेकर उपेंद्र कुशवाहा क्या झुक गए हैं, क्या बात मान चुके हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा वाली मीटिंग हुई अमित शाह के साथ, वो बाहर निकले, बाहर निकलने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो अपना जो भी बातचीत हुई है, जिस बात पे भी सहमति बनी है, सोर्सेज बता रहे हैं कि सहमति 1 एमएलसी सीट महुआ के बदले, मतलब उस महुआ सीट के बदले 1 एमएलसी सीट और 1 राज्यसभा की सीट जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए है, इस पे सहमति बनी है। यानी कि एक बार फिर उनको विन सिचुएशन टाइप का मामला लग रहा है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। हालांकि अभी देखिए, चिराग की तरफ से भी एक खबर आ रही है कि 29 में से 15 सीट पर उम्मीदवार उन्होंने तय कर दिए हैं। टोटल 29 उनको मिली थी, 15 पे उम्मीदवार उन्होंने तय कर दिए हैं। अब इन 15 में वो सीट है कि नहीं जो नहीं है, ये देखने वाली होगी, देखने वाली बात होगी, फिर वहाँ क्या होगा जी। अच्छा, दूसरा एक एंगल जो हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे कि बीजेपी ने जो अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, उसमें देखिए कास्ट कॉम्बिनेशन और महिला पुरुष का बहुत बैलेंस ख्याल रखा गया है। 71 में से 20 ओबीसी कैंडिडेट हैं
और 11 एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट मतलब अति पिछड़ा वर्ग से हैं। साथ ही 8 महिला हैं, 6 इसमें SC ST हैं। टोटल नंबर ऑफ 71 में से सवर्ण कास्ट में आप जाएं अगर तो 35 टोटल सवर्ण मिले हैं इस बार पहली लिस्ट में 71 में से। 11 भूमिहार, 7 ब्राह्मण और 15 राजपूत। बाकी कुछ 1 2 3 कायस्थ हैं। तो ये एक इक्वेशन साधने की कोशिश की है बीजेपी ने कि 71 जो हमने पहली लिस्ट जारी की है, अब बीजेपी को 30 उम्मीदवारों की सेकंड लिस्ट जारी करनी है। और बीजेपी जिस पीढ़ी की चर्चा बार बार समाजवादी पार्टी या विपक्ष की ओर से की जा रही है, बीजेपी उस पीढ़ी की झलक इन सीटों में दिखा रही है, बिल्कुल दिखा रही है। पीडीए की चर्चा उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होती है, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में वो बिहार में असर दिख रहा है। बिहार में उसका असर दिख रहा है। बिल्कुल। चलते चलते प्रशांत किशोर का भी जिक्र कर लेते हैं, जो कल तक तो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन अब कह रहे हैं हम नहीं लड़ेंगे। देखिए, प्रशांत को लेकर अगर मैं कहूँ अभी तो प्रशांत चुनाव लड़ने को लेकर थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अब तो उन्होंने कह दिया कि नहीं लड़ूंगा। भाई जनता लड़ना है नहीं लड़ना के हित में है, नहीं लड़ूंगा। लड़ना है नहीं लड़ना है, ये बात बहुत लंबे समय से हो रही है। हालांकि जब इन्होंने पार्टी का अनाउंसमेंट अपना किया था पिछले साल 2 अक्टूबर को, तो उसी समय ये संकेत एक दिया था उन्होंने कि वो पर्दे के पीछे की सारी भूमिका निभाएंगे। पार्टी का अध्यक्ष भी उन्होंने किसी और को बनाया, खुद मेंटोर की भूमिका में रहे। और उसके बाद जब ये चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई तब भी उन्होंने पहले संकेत दिया था। एक उनके पार्टी के बड़े नेता का एक किसी इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया था कि प्रशांत खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो चुनाव लड़वाएंगे। तो अब बीच में चर्चा उन्होंने एक से गुफा छेड़ा कि मैं राघोपुर जाऊंगा जहां से तेजस्वी वो कर रहे हैं। तो ये लगने लगा था कि तेजस्वी के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन तेजस्वी के खिलाफ वो नहीं लड़ रहे हैं। और अब उन्होंने साफ कर ही दिया है कि भाई वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि लड़वाएंगे। लड़वाने के बाद एक क्या भूमिका रहती है, कैसे, वो रिजल्ट पे डिपेंड करता है। एक और उन्होंने लक्ष्य रखा है कि अगर 150 से कम सीटें आई तो मैं इसे अपनी हार मानूंगा। तो आप एक चीज बताइए कि आपको लग रहा है कि जनसुराज 150 पार कर जाएगी? वो कह रहे हैं कि जेडीयू को 25 में न मिलेगी, एनडीए का सफाया हो जाएगा। कम से कम इस चुनाव में तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है। मेनका मैं भले नोएडा में हूँ, लेकिन कई लोगों के संपर्क में हूँ जिनसे फ़ोन पे बातचीत होती है या अपडेट मिलता है, या जो कई और आप इंडिपेंडेंट लोगों को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। इस बार लड़ाई परसेप्शन की है। परसेप्शन की लड़ाई इस तरीके से है कि तेजस्वी को खुद को प्रूव करना है। भाई पिछले 2020 में तेजस्वी ने अच्छी फाइट दी थी। भाई बीजेपी और तेजस्वी में 1 सीट का ही अंतर था। उससे पहले अगर आप देखें 2015 जब वो नीतीश के साथ मिलकर लड़े थे, तब का रिजल्ट आप देख लीजिए। तो एक परसेप्शन की लड़ाई है इस बार तेजस्वी के लिए भी, एक परसेप्शन की ये लड़ाई नीतीश के लिए भी है, और परसेप्शन की ये लड़ाई बीजेपी के लिए भी है। तो ये परसेप्शन की लड़ाई में वोटर किसका वोकल है और किसका वोटर बाहर निकल कर आकर वोट दे रहा है, आपके परसेप्शन को सपोर्ट कर रहा है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, बीजेपी और जेडीयू में अब तक जो चला आ रहा था कि बिहार में बड़ा भाई जेडीयू, सेंटर में बड़ा भाई बीजेपी, वो चीज़ खत्म हो गई है। दोनों बराबर के भाई हैं, जैसा आपने कहा था जुड़वा भाई हैं, लेकिन बड़ा भाई और छोटा भाई इन जुड़ुओं में भी तय होगा नतीजों से तय होगा। जिसकी जितनी सीटें, बिहार विधानसभा चुनाव बहुत मायनों में कह सकते हैं कि इतिहास बनाने वाला चुनाव है ये, जो बिहार के भविष्य की राजनीति पर इसका बहुत बड़ा असर होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। और वही मैं कह रहा था ना कि नतीजों के बाद ये तय होगा जिसकी ज़्यादा सीटें वो बड़ा भाई। इसलिए आप अगर सॉरी, आप देख सकती हैं, मैं एक चीज कंप्लीट कर लूं कि मुझे अब ये लग रहा है कि नीतीश के चेहरे पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन चुनाव के बाद बड़ा भाई अगर बीजेपी बनती है, नंबर ऑफ सीट्स बीजेपी की ज़्यादा होती हैं नीतीश के मुकाबले, तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। ये बहुत बड़ा ऐलान कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, ये एकदम गट फीलिंग है, और ये लग रहा है बीजेपी की स्ट्रैटेजी से कि नंबर ऑफ सीट्स जिसकी ज़्यादा होंगी मुख्यमंत्री उसका होगा।
देखिए कांग्रेस भी यही बात कह रही है, आरजेडी भी यही कह रहे हैं बिल्कुल, कि ये चुनाव क्योंकि लड़ तो रहे ये हैं ये लेकिन ये नीतीश जी मैंने को जो बनाएंगे परसेप्शन नहीं। की बात कही ना मेन का, कि अब तक का ये परसेप्शन था कि बिहार में जेडीयू बड़ा भाई है। आप पिछली बार का उठा के देख लें, बीजेपी से ज्यादा सीटों पर लड़ी बीजेपी ने थी, खुद को छोटा भी बना के रखा था। 2010 में आप देखें बीजेपी उससे नीतीश से कम सीटों पर लड़ी थी। 2005 को आप देखें जेडीयू के मुकाबले कम सीटों पर लड़ी थी। लेकिन 2020 में लड़ी कम सीटों पर, लेकिन नीतीश से ऑलमोस्ट डबल सीटें आई। नीतीश की 43 थी, जी जेडीयू की, बीजेपी की सीटें 77 के आसपास थी, सबसे ज्यादा स्ट्राइक सबसे ज़्यादा। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने डिप्टी सीएम पे समझौता किया, डिप्टी सीएम, लेकिन शायद इस बार ऐसा ना हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चलिए इलेक्शंस चल रहे हैं, जाहिर सी बात है चुनाव जहां भी हो, जिस प्रदेश में हो या फिर देश में हो, हलचल होती है। लेकिन बिहार हर मामले में बहुत अलग है, बहुत अजब गजब है, एमपी से भी ज़्यादा कह सकते हैं राजनीति के मामले में, क्योंकि यहाँ पर दाएं हाथ को पता नहीं होता कि बायां हाथ क्या करने वाला है, बाएं हाथ को नहीं पता होता कि दायां हाथ क्या करने वाला है। लेकिन अब नॉमिनेशन की शुरुआत हो चुकी है, कुछ दिनों का वक्त रह गया है जब पहले फेज़ का इलेक्शन हो जाएगा और नतीजे आते आते चीज़ें क्लियर हो ही जाएंगी। बिल्कुल 14 नवंबर को बिहार में एक नया कुछ सवेरा होगा, नया सवेरा होगा। नया सवेरा इसलिए भी क्योंकि अभी तक बिहार की पॉलिटिक्स की बात होती थी तो यही कि जाति ही वहाँ बड़ा मुद्दा है, वहाँ कुछ और नहीं है। लेकिन इस बार भी नहीं, इस बार भी फैक्टर जाति ही है। फैक्टर जाति हर प्रदेश में रहा है, लेकिन इस बार मुद्दे कुछ और भी है। जनसुराज ने दिया है मौका कुछ और मुद्दों पर भी बात करने का। जनसुराज को अगर जनसुराज थोड़ा और पहले एक्टिव होती ना तो मेनका आप कह सकती थी कि परसेप्शन बदल सकता है। लेकिन जनसुराज एक तो लेट एक्टिव हुई है, मतलब जनसुराज को चुनाव से पहले बतौर पार्टी सिर्फ 1 साल का समय मिला, उससे पहले से प्रशांत एक्टिव हैं, बात सही है, लेकिन वो भी कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ नहीं। लेकिन बिहार को अभी भी कास्ट कॉम्बिनेशन से बाहर निकलने में लंबा समय लगेगा। जहां बात ही हो रही है कि हमें अपनी जाति के कैंडिडेट, आप देखिए ना इक्वेशन सारे तय हो रहे हैं जाति के हिसाब से। और बिहार ने तो कास्ट सेंसस का डेटा रिलीज करके बिहार ने इसको थोड़ी और हवा दी है। चलिए देखते हैं नतीजे। ये एक अलग मुद्दा है मेनका, इस पे कल हम लोग डिस्कस करेंगे कि कास्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट होगा बिहार के लिए। आज आपने झलक दी है, इस पे कल डिटेल चर्चा करेंगे। बिल्कुल, तो वाकई कास्ट फैक्टर अब भी सबसे ज्यादा हावी रहेगा या फिर वहां पर कुछ और मुद्दों पर भी वोटिंग होगी? इस बार बदलेगी बिहार की सियासत, वोटिंग के दौरान वो तस्वीर देखने को मिलेगी, इस पर कल चर्चा करेंगे। फिलहाल बिहार की सियासत बदलेगी या बिहार बदलेगा? बिल्कुल, आज इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू मेनका।